हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपको सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आपका हमने कम से कम आपको 10 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आज आपकी 11वीं वीडियो है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1 है यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। ऑप्शन 2 है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। ऑप्शन 4 है इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। अब देखिए, यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है, सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन 1 है, ए है कि 1 3, बी है 1 4, सी है 2 और 3, डी है 2 और 4। आप सभी को इसमें उत्तर बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 2 और 4। देखिए, जो विकास की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या होती है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 सही आपका है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है कि इसकी शुरुआत जो होती है वो गर्भधारण के समय ही आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है कि विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर हमने आपको 2 ही क्वेश्चन हम देंगे और दोनों क्वेश्चन में से, इसी 2 क्वेश्चन में से आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है यह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। बी है यह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। तो आपको बताना है जो विकास की संवेदनशील अवधि है उससे आपका तात्पर्य क्या है, जो सेंसिटिव पीरियड आपका होता है डेवलपमेंट का। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि यह समय अवधि क्या होती है, जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, तब यह समय अवधि क्या होती है, संवेदनशील अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ऑप्शन भी हम क्या करेंगे, 2 ही ऑप्शन रखेंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। आप एक शिक्षिका हैं, तो चलिए ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। और ऑप्शन बी है आपका कि बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगी। तो यहाँ पर उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन हमने दिया है, इन ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है और इन्हीं ऑप्शन में से आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं कि 2 ऑप्शन और हैं, लेकिन इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा आपका। जो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आप एक शिक्षिका हैं तो आपको क्या है, शिक्षिका के रूप में आपको क्या है, मान्यता है। तो आपको क्या करना है कि वातावरण के विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है, इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो आप शिक्षिका हैं तो आपका हमेशा दृष्टिकोण होना चाहिए कि बच्चों को किसी भी समय क्या करेंगी, सहायता प्रदान करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो मदद से बच्चे क्या होते हैं, आरंभिक नकारात्मक अनुभव से क्या होते हैं, उबर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन है कि स्कूल के बच्चों की सामाजिकरण में क्या भूमिका है। ठीक है, स्कूल के बच्चों का पूछा है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन में भूमिका क्या है, रोल क्या है इनका। तो ऑप्शन ए है कोई भूमिका नहीं है। बी है प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। सी है द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। डी है आपका तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। देखिए, जो बच्चे हैं, बच्चा का जो समाजीकरण में जो भूमिका है वो कौन सी है। तो समाजीकरण में भूमिका बच्चे का क्या होगा कि आपका तृतीयक होगा, द्वितीयक समाजीकरण की एक संस्था है जो होगा स्कूल जो है बच्चे का क्या होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, जो सोशलाइजेशन होता है आपका, समाजीकरण होता है, वो 2 तरीके का होता है। पहले में क्या होता है, पहला प्राथमिक होता है फर्स्ट, और दूसरा एक होता है दूसरा समाजीकरण। ठीक है, पहला समाजीकरण और दूसरा समाजीकरण। तो पहले में क्या होगा,
जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसमें क्या आता है आपका, जैसे परिवार आता है, घर आता है, माता पिता आते हैं, ये आते हैं। और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है इसमें जैसे ही बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, बाहर निकलता है, तो वहाँ पे पास पड़ोसी स्कूल ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो तरीके के आपकी सोशलाइजेशन होते हैं, याद रखिएगा। तो सेकेंडरी में स्कूल आ गया, अगर प्राइमरी यहीं पर पूछता आपको तो वहाँ पर माता पिता और आपका घर परिवार आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी चालक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है आपका अमूर्त संक्रियात्मक। तो आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो संक्रियाओं मतलब एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस इज एक्वायर्ड इन, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या है, बड़ा है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन हम दिखाते हैं अभी को। देखिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, 3 लोग को हम डेली क्वेश्चन 3 लोगों से बताते हैं आपको, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इनका आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और एक आपका रूढ़िवादी था। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, आइए। ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि निष्क्रिय नकल के माध्यम से, बी है आपका सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सी है आपका अनुकूलन के माध्यम से, और डी है पुरस्कार और दंड द्वारा, बाय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा वे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, सक्रिय अन्वेषण। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आप देख सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इससे उत्तर दे सकते हैं। देखिए निष्क्रिय हमारा कभी नहीं होगा, पियाजे ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, अनुकूलन के माध्यम से, ठीक है, अनुकूलन के माध्यम से इन्होंने नहीं कहा है, पुरस्कार के माध्यम से भी इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने क्या क्या कहा है, जो एक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है, सक्रिय अन्वेषण होता है, इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपका कि निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है बारंबार अभ्यास, बी है नकारात्मक पुनर्बलन, सी है उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन, और डी आपका होगा आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए पार्ट जो स्कैफोल्डिंग है, इसको स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है कि आप क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग करेंगे हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मतलब कि आधा हल किया हुआ आपका जो उदाहरण है वही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, वही पार्ट का क्या होगा, उदाहरण आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए लेवागेस्की से आएगी आपका क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो पूछा है कि लेवागेस्की ने डॉट डॉट सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। ऑप्शन ए है मनोगतिकी, बी है व्यवहारवादी, सी है सूचना प्रसंस्करण, और डी आपका है सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए लेवागेस्की हमने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ पर लेवागेस्की आते हैं और जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक आता है आप तुरंत टिक कर दीजिए। लेवागेस्की को याद रखिए और सामाजिक संस्कृति को, जैसे ही सोशल कल्चरल आया समझ जाइए वो लेवागेस्की से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा लेवागेस्की का। ठीक है, सोशल कल्चरल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका कि सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर क्या करती है, प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? अब वो अवसर दे रही है तो कैसे कक्षा को बढ़ावा दे रही है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील और बाल केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित कक्षा, सी है नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, डी है व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। अब देखिए यहाँ पर आप निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लगाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कभी भी हमारा इनाम केंद्रित कक्षा नहीं होना चाहिए। हम बच्चे को इस तरीके से नहीं सिखाएंगे, हमारा निगेटिव में आएगा। कभी भी किसी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, ये भी हमारे निगेटिव में आएगा। और जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे या जो भी क्लासरूम हम क्या करेंगे,
आपको क्लासरूम देंगे, उसमें हम शिक्षक केंद्रित नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, बाल केंद्रित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए कथन वाला क्वेश्चन है। कथन वाला डेली आपको हम 2 क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। कथन ए है कि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और आर है आपका कि बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थी की अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, कथन क्या कहना चाह रहा है। पहले कथन को ध्यान से देखिएगा कि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। तो इसी पे तर्क भी आपका दिया है कि जो बच्चे अंक प्राप्त करते हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की क्या करें, भविष्यवाणी। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंक प्राप्त से आप उसके भविष्य में उनका क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे कि बच्चा अभी अच्छा अंक ला रहा है तो आगे भी चल के ये अच्छा ही होगा। हो सकता है जो बच्चा अभी कम नंबर ला रहा है या कम अंक ला रहा है तो वो आगे चल के अच्छा नंबर ला सकता है। ऐसा नहीं कि अभी कम नंबर ला रहा है तो आगे वो क्या है, अच्छा नंबर नहीं ला सकता। तो हम ऐसा करके भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों क्या है, हमारा फाल्स है। तो यहाँ फाल्स लगा लीजिएगा, हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, बता दिया आपको। कथन ए और आर दोनों क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका देखिए पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर से, जैसा कि आपको हमेशा पूछा जाता है हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविक के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। इसके पहले ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हमने आपको बताया है, तो आप सभी बताएंगे। ऑप्शन ए है स्थानिक बुद्धि, बी है भाषायिक बुद्धि, सी है संगीतमय बुद्धि और डी आपका अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो हमारी स्थानिक बुद्धि होती है यही इनमें होगी, किसमें, कलाकार, वास्तुकार और नाविकों के पास आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ भी आपका कथन और आपका क्या है, रीजन है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा हो जाता है तो पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पाता है। तो हम इसी तरीके से पढ़ के आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन ए है कि शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी रहने से हतोत्साहित करना चाहिए। बने रहने से यहाँ रहेगा, ठीक है, बना लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी भी हम क्या करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये ऐसे ही कथन आपका गलत हो गया। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या है कि लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा कथन ए और रीजन भी आपका दोनों क्या है, फाल्स है। तो मतलब बोथ फाल्स, ठीक है, दोनों ए एंड आर बोथ फाल्स होंगे। तो ऑप्शन लगा लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है, बाधक है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी है पृथक्करण व नामीकरण, सी है उपयुक्त समावेशन और डी आपका है कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। पृथक्करण और नामीकरण जो होता है वो विद्यार्थियों के जरूरतों को पूरा करने में क्या है, बाधक है। कभी भी बच्चे का हम क्या करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे। हमने आपको हमेशा बताया, देखिए लेवलिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो हमने आपको बताया कि जो लेवलिंग होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव पॉइंट होती है। तो लेवलिंग जहाँ भी आएगा आप वहाँ पर गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाधक है पूछा है, तो है पूछा है तो पृथक्करण नामीकरण हो जाएगा, नहीं है पूछता तो दूसरा हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। देखिए नहीं आपको हमेशा याद रखना है, आप नहीं भूल जाते हैं, इसीलिए आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बी है बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों को पहचान करने, सी है बच्चों की प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और डी आपका है कि यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। तो पूछा क्या है आपका, पूछा है कि जो मूल्यांकन है वो किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इन चारों उद्देश्य में से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसमें आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जो हम पैदा करते हैं
उसको पैदा करने के लिए हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं होगा बिल्कुल भी हमारा, ठीक है। बाकी इन तीनों का हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बी और डी का हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी का हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? गलत होगा, सॉरी सही होगा, क्योंकि आपका नहीं पूछा है तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहीं पर अगर नहीं को हटा देता तब हमारा क्या होता कि ए, बी और डी हमारा सही हो जाता और सी हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपका लॉरेंस कोहलबर्ग से आ गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि डेली लॉरेंस कोहलबर्ग और आपके जीन पियाजे और उसके बाद आपके हार्वर्ड गार्डनर, ये लोग हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता है। तो क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, ऑप्शन ए है एक सतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है, बी है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है, सी है बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ से परस्पर संबंधित है, और डी आपका है कि पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है इनकी क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में क्या है होता है। इसके पहले हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का जो भी पढ़ाया उसमें हमने आपके 6 चरण इनके हमने बता दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम कल की वीडियो में करेंगे, कल की वीडियो में भी हम आपको 15 क्वेश्चन दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करिए आप सभी, और वीडियो को शेयर भी किया करिए। थैंक यू एवरीवन।